हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द अल्फा बैंकर एंड माय नेम इज चिराग चोपड़ा। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश सेक्शन के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम है क्लोज टेस्ट। अब गाइस, क्लोज टेस्ट की अगर इंपॉर्टेंस के बारे में बात करें तो ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आपके सारे के सारे रिटर्न स्टेजेस में पूछा जाता है। मतलब ये प्रीलिम्स में भी आपसे पूछा जाएगा, मेंस में भी आपसे पूछा जाएगा। मतलब इसका ओवरऑल आपके सिलेक्शन में बहुत बड़ा हाथ है। और अगर आपको इंग्लिश सेक्शन का ओवरऑल कट ऑफ पार करना है और अपने सिलेक्शन के चांसेस को बढ़ाना है तो क्लोज टेस्ट में महारत हासिल करना बहुत जरूरी है। तो भाई आज की वीडियो में बात करेंगे एक मीडियम लेवल क्लोज टेस्ट की, मतलब आपके प्रीलिम्स से थोड़ा सा ऊपर लेवल का क्लोज टेस्ट की आज बात करेंगे और देखेंगे जीरो से लेकर कैसे क्लोज टेस्ट को अटेम्प्ट करना चाहिए, आपकी थॉट प्रोसेस क्या होनी चाहिए और आपको किस तरीके से एक एक ब्लैंक को कनेक्ट करते हुए आगे चलना है, जिससे आपको फाइनली हर ब्लैंक का राइट आंसर मिल सके। अब गाइस, ये वो सारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जहां पे भी द अल्फा बैंकर आपकी मदद के लिए हमेशा अवेलेबल है। इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप। गाइस, इसमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप वो हैंडल्स हैं जहां पे मैं पर्सनली कोशिश करता हूं आपके सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर करने की। भाई टेलीग्राम में हमारा यूजर आईडी है @the_alphabanker_7। भाई @TheALFABANKER_7। और व्हाट्सएप का हमारा ये नंबर है 9174424196। आप कभी हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे और मैं अपने बैंकिंग आवर से फ्री होकर जरूर आपके सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। ठीक है गाइस, तो भाई अब डायरेक्टली बात करते हैं क्लोज टेस्ट की। भाई ये रहा हमारे सामने एक भारी भरकम सा क्लोज टेस्ट। टोटल ए से लेके जे तक इसमें ब्लैंक्स है, मतलब टोटल 10 ब्लैंक्स वाला क्लोज टेस्ट है ये। ऐसा क्लोज टेस्ट आपसे प्रीलिम्स में बहुत कम पूछा जाता है, बिकॉज प्रीलिम्स में आपके पास बहुत कम टाइम होता है। बट अगर पूछा भी जाएगा तो बहुत लो लेवल का या वेरी क्लोज टू मिड लेवल पूछा जाएगा। तो आज का जो हमारा क्लोज टेस्ट है ये हमारा मिडिल लेवल का क्लोज टेस्ट है, मतलब आपको प्रीलिम्स को डायरेक्टली टारगेट करेगा और हो सकता है ऐसा क्लोज टेस्ट आपके मेंस एग्जामिनेशन में भी आ जाए। ठीक है, तो भाई क्लोज टेस्ट में होता क्या है? भाई इसमें ऐसे बहुत सारे फिल इन द ब्लैंक्स दिए होते हैं जिसे हमें फिल करना होता है ABCDEFGHIJ करके। ठीक है, अब इसको हम फिल कैसे करते हैं? भाई हमें एक एक सेंटेंस को अच्छे से रीड करना है, उसका मतलब समझना है और कोशिश यहाँ ये करनी है हमें कि हमें अगर किसी भी रीडिंग पार्ट को अच्छा करना है तो हमें उसका इंग्लिश का मतलब भी इंग्लिश में निकालना चालू करना पड़ेगा। ठीक है, अब डायरेक्टली इसको रीड करते हैं और देखते हैं क्लोज टेस्ट सॉल्व करने की मेरी अप्रोच क्या रहती थी। तो भाई रीड करते हैं। Although the European Union is in the midst of an economic recovery, long-term unemployment, joblessness, and job seeking that last at least a year, dash stubbornly high in many of the countries that were hardest hit by the 2008 financial crisis and its aftermath. अब भाई ये सारा पढ़ के हमें ये ए वाला ब्लैंक फिल करना है। तो अब इस सेंटेंस का मीनिंग समझने की कोशिश करो और मीनिंग जब भी समझने की कोशिश करते हो तो कोशिश ये करो कि उसके कुछ कीवर्ड्स पकड़ने की कोशिश कर सको। ठीक है, अब यहाँ पे अगर कीवर्ड्स की बात करें तो इसको रीड करते हैं फिर से। ऑल्दो द यूरोपियन यूनियन इज इन द मिड्स of an economic recovery, long-term unemployment, joblessness, and job seeking that lasts at least a year, dashed stubbornly high in many of the countries that were hardest hit by 2008 financial crisis and its aftermath. मतलब ये सारे इसके कीवर्ड्स हमने पकड़ लिए। तो अब इसका मतलब कैसे निकालेंगे हम? भाई ऑल्दो द यूरोपियन यूनियन, भाई हालांकि यूरोपियन यूनियन अपनी इकोनॉमिक रिकवरी के मिड्स में है, मतलब अपनी इकोनॉमिक रिकवरी के प्रोसेस में है। लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट, जॉबलेसनेस एंड जॉब सीकिंग दैट लास्ट एटलीस्ट अ ईयर, मतलब जो लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट है, मतलब जॉबलेसनेस और जॉब सीकिंग जो एटलीस्ट कम से कम एक साल तो चलती है, वो बहुत ज्यादा हो चुकी है इन मेनी ऑफ द कंट्रीज दैट वर हार्डेस्ट हिट बाय 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस। भाई 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद और उसके आफ्टर मैथ्स के बाद, मतलब 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस से लेके अभी तक बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जिसमें लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा हो चुका है। लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? जहां जॉबलेसनेस और जॉब सीकिंग एक साल से ज्यादा की चल रही है, मतलब जहां पे लोगों के पास एक साल तक नौकरियां नहीं है। ठीक है, अच्छे से पढ़ लिया। अब इसके ऑप्शंस देखते हैं। भाई ऑप्शन है एंड्योर, अबाइड, शेटरेबल, रिमेन्स एंड सीज। ठीक है, अब भाई ऑप्शन 1 एंड्योर का मतलब क्या होता है? भाई एंड्योर मतलब होता है उस चीज में लगे रहना, मतलब उसमें अपना मोटिवेशन दिखाना, उस चीज में अपना सब कुछ झोंक देना, सब कुछ लगा देना। तो क्या यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट में हम सब कुछ लगा रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं, तो एंड्योर नहीं हो सकता। अबाइड का मतलब क्या होता है? अबाइड मतलब होता है मानना, जैसे अबाइड बाय रूल्स या अबाइड बाय लॉ। तो यहाँ हम किसी चीज को मान रहे हैं, भाई यहाँ के हम अनएम्प्लॉयमेंट को मान रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं, तो अबाइड भी नहीं हो सकता। भाई शेटरेबल का मतलब क्या होता है? शेटरेबल का मतलब होता है कुछ टूटना, जैसे शेटरेबल बिलीफ्स हो सकते हैं या शेटरेबल कस्टम्स हो सकते हैं, मतलब हमने जो कुछ चीजें
पहले मानी थी कि भाई धरती प्लेन है, अब वो बाद में जब पता चला कि धरती गोल है तो वो जो बिलीफ से लोगों के वो शैटर हो गए, मतलब शैटरेबल बिलीफ थे वो। तो यहाँ पे क्या हमारा अनएम्प्लॉयमेंट एक शैटरेबल बिलीफ है? बिल्कुल भी नहीं भाई, वो तो कॉन्क्रीट बिलीफ है, वो तो भाई हमारे सामने हम डेली बेसिस पे देखते हैं, तो शैटरेबल भी इसका आंसर नहीं हो सकता। और फाइनली सीज मतलब रोकथाम लगा देना। तो यहाँ क्या अनएम्प्लॉयमेंट में रोकथाम लग रही है? बिल्कुल भी नहीं, यहाँ तो अनएम्प्लॉयमेंट लगातार बढ़ता जा रहा है। अब फाइनली हमारे पास ऑप्शन बचा ऑप्शन 4, दैट इज रिमेन्स। अब यहाँ पे फिट करके देख लेते हैं कि क्या रिमेन्स बैठ रहा है। Although the European Union is in the midst of an economic recovery, long-term unemployment, joblessness, and job seeking that lasts at least a year remains stubbornly high in many of the countries that were hardest hit by the 2008 financial crisis. Remains stubbornly high मतलब लगातार बहुत ज्यादा बढ़े रहते हैं, बहुत ज्यादा ऊंचाई पर चल रहा है ये अनएम्प्लॉयमेंट का इनका रेशियो। तो ठीक है, यहाँ पे हमें क्या समझ आया कि ऑप्शन ए में आ जाएगा हमारा रिमेन्स स्टबर्नली हाई। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। Unfortunately, the European Commission's proposal for addressing the problem are in many cases dash. भाई unfortunately the European Commission's proposal for addressing the problems are in many cases dash. इसका मतलब क्या हो सकता है भाई? unfortunately लिखा है मतलब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए ये लोग जो काम कर रहे हैं वो उस लेवल का नहीं है जिस लेवल की प्रॉब्लम है, इस वजह से यहाँ पे लिखा है अनफॉर्चुनेटली। भाई अनफॉर्चुनेटली द यूरोपियन कमीशंस प्रपोजल फॉर एड्रेसिंग द प्रॉब्लम इन मेनी केसेस आर डैश। इसका मतलब उनका जो प्रपोजल है इसके सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए वो अप टू द मार्क नहीं है। तो अब ऑप्शंस पढ़ते हैं। डिपार्ट, एडिक्वेट, एम्पल, शिवरी, इनसफिशिएंट। भाई अप टू द मार्क नहीं है, इसका मतलब क्या है कि वो इनसफिशिएंट है। भाई सफिशिएंट नहीं है ना, तो भाई अगर यहाँ पे मैं बोलता सफिशिएंट होते तो मैं क्या मार्क करता? सफिशिएंट का सिनोनिम। अब सफिशिएंट का सिनोनिम क्या है यहाँ पे? एम्पल। बट यहाँ पे हमारी बात क्या हो रही है कि इनसफिशिएंट है, इनएडिक्वेट है। भाई वो प्रॉपर हमको उतने सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं या सॉल्यूशन प्रोवाइड करने में असमर्थ है। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा ऑप्शन 5, दैट इज इनसफिशिएंट। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। भाई यूरोप नीड्स फार मोर डैश लेबर मार्केट पॉलिसीज टू स्पर जॉब क्रिएशन एंड रिड्यूस लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट विच कैन बी पर्टिकुलरली डैश फॉर सोसाइटी। भाई अब एक ही सेंटेंस में आ गए हमारे दो ब्लैंक्स। फिर से पढ़ो। यूरोप नीड्स फार मोर डैश, कीवर्ड्स उठाओ, लेबर मार्केट पॉलिसीज टू स्पर जॉब क्रिएशन एंड रिड्यूस लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट विच कैन बी पर्टिकुलरली डैश फॉर सोसाइटी। इसका मतलब क्या है भाई? यूरोप को उन लेबर मार्केट पॉलिसी से कुछ और बड़ा चाहिए जिससे उनके जॉब क्रिएशन और बढ़ सके और उनका लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट कम हो सके। ऑप्शंस पढ़ते हैं। इनफर्म, सफिशिएंट, इनोवेटिव, फ्राइबल, इनकंसिस्टेंसी। अब भाई क्या इसका आंसर इनकंसिस्टेंसी हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। भाई इनको तो कंसिस्टेंट ऑप्शंस चाहिए, कंसिस्टेंट लेबर मार्केट पॉलिसीज चाहिए, कुछ ऐसी लेबर मार्केट पॉलिसीज चाहिए जो अभी तक या तो कहीं पे भी अप्लाई ना हुई हो, या ऐसी पॉलिसीज चाहिए जो अप्लाई होके 100% इनको रिजल्ट दे सके, तभी तो भाई इनका जॉब क्रिएशन बढ़ेगा और अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा। भाई नेक्स्ट देख लो, फ्राइबल। फ्राइबल नहीं हो सकता। भाई ऑप्शन 1 देखते हैं, इनफर्म। भाई इनफर्म का मतलब होता है वीक, जैसे इन्फर्मरी होता है जहां पे हम वीक लोगों को लेके जाते हैं। तो भाई इनको वीक लेबर मार्केट पॉलिसीज नहीं चाहिए, इनको स्ट्रॉन्ग लेबर मार्केट पॉलिसीज चाहिए। अब हमारे पास दो ऑप्शंस बचे हैं, या तो सफिशिएंट लेबर मार्केट पॉलिसीज या इनोवेटिव लेबर मार्केट पॉलिसीज। अब भाई क्या कोई भी पॉलिसी सफिशिएंट होनी चाहिए या इनोवेटिव होनी चाहिए? भाई सफिशिएंट का मतलब भाई उतना उतना काम कर दे जितना हम चाहते हैं, पर इनोवेटिव का मतलब क्या है? वो काम करे जो अभी तक कभी नहीं हुआ, या वो ऐसा काम करे जिससे हमें बहुत ज्यादा रिटर्न मिल सके। तो भाई आप यहाँ पे क्या चूज करोगे? आपको यहाँ पे चूज करना पड़ेगा इनोवेटिव। इनोवेटिव का मतलब कुछ ऐसा जो बिल्कुल नया हो, कुछ ऐसा जो बहुत अच्छे से इवॉल्व कर पाए इनके जॉब क्रिएशन को और इनके अनएम्प्लॉयमेंट को कम कर सके। सफिशिएंट मतलब बस ये उतना उतना ही काम करेगा, बस इनको कुछ उससे बड़ा चाहिए। जैसे यहां लिखा है यूरोप नीड्स फार मोर। भाई फार मोर देन सफिशिएंट तो नहीं होगा, फार मोर इनोवेटिव लेबर मार्केट पॉलिसीज। तो ऑप्शन सी हमारा क्या बैठेगा? यहाँ पे ऑप्शन सी आ गया हमारा इनोवेटिव लेबर मार्केट पॉलिसीज। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। विच कैन बी पर्टिकुलरली डैश फॉर अ सोसाइटी। अब भाई डैश फॉर अ सोसाइटी क्या होता है? भाई सोसाइटी के लिए कुछ चीजें फिक्स होती हैं। तो अब ऑप्शंस पढ़ते हैं। कस्टमरी, डिस्टेबलाइजिंग, ट्रेडिशनल, इनकॉन्ग्रुइटी एंड क्रम्बली। क्रम्बली मतलब शेकेबल, मतलब जो चीजें बहुत वीक होती हैं। तो क्या हमें यहाँ पे वीक लेबर मार्केट पॉलिसीज चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। इनकॉन्ग्रुइटी मतलब जो हमारे कस्टम्स के साथ या जो हमारी सोसाइटी के साथ तालमेल ना बिठा सके, तो ऐसी लेबर मार्केट पॉलिसीज चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। भाई हमें तो ऐसा कुछ चाहिए ना जो हमें साथ लेके आगे बढ़ सके हम। ऑप्शन 2 पढ़ो, डिस्टेबलाइजिंग। भाई डिस्टेबलाइजिंग भी नहीं होगा।
तो विच कैन बी पर्टिकुलरली डैश फॉर सोसाइटी। तो भाई हमें ऐसा क्या चाहिए जो सोसाइटी के साथ भी बिल्कुल ताल से ताल मिला सके। तो इसके दो ऑप्शन हो सकते हैं, कस्टमरी या ट्रेडिशनल। अब भाई कस्टमरी और ट्रेडिशनल में क्या फर्क है? भाई ट्रेडिशनल मतलब होता है परंपरागत, और कस्टमरी मतलब होता है जो हमारे कस्टम के साथ बैठे, मतलब हमारे बिलीव्स के साथ बैठे। भाई सोसाइटी में कुछ हमारे बिलीव्स होते हैं जिनको हम लेके आगे चलते हैं। जैसे कि आप अगर बड़े हो रहे हैं तो आपके पास जॉब होनी चाहिए, आपको सड़कों पे गंदगी नहीं करनी है, आपको किसी के साथ अब्यूज नहीं करना है, आपको सबसे अच्छे से बात करनी है। तो ये सोसाइटी के कुछ कस्टम्स हैं, तो सोसाइटी के कुछ ये बिलीव्स हैं जो आपको हमेशा मान के चलने हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही क्या है? हमारा ऑप्शन है ऑप्शन 1, दैट इज कस्टमरी। कस्टमरी फॉर सोसाइटी मतलब हमारी सोसाइटी के हिसाब से बिल्कुल सही, बिल्कुल सटीक। जैसे हम बोलते हैं कस्टम मेड, कस्टम मेड मतलब हमारे लिए बनाई है। जैसे अगर इस टी शर्ट की बात करें तो ये टी शर्ट द अल्फा बैंकर की कस्टम मेड टी शर्ट है, बिकॉज इस टी शर्ट पे लिखा है द अल्फा बैंकर। वैसे ही कस्टमरी फॉर सोसाइटी मतलब सोसाइटी के लिए ही बनी है वो सारी चीजें, ऐसी चीजें हमारे लिए होनी चाहिए। तो हमारा ऑप्शन डी क्या हो गया? कस्टमरी फॉर सोसाइटी। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। एज वी हैव सीन, अनएम्प्लॉयमेंट हैज बीन एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द राइज ऑफ पॉपुलिस्ट पार्टीज दैट आर नाउ थ्रेटनिंग सोशल डैश डेमोक्रेसी एंड द रूल ऑफ लॉ इन यूरोप। ठीक है, अब यहां पे भाई इसके कीवर्ड्स पकड़ो। As we have seen, unemployment has been an important factor in the rise of populist parties that are now threatening, डरा रहे हैं with social dash democracy and the rule of law in Europe। तो भाई ये सेंटेंस बोल रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसा टॉपिक है जिसकी वजह से पॉपुलिस्ट पार्टीज का राइज हुआ है, और वो क्या कर रहे हैं? अब वो थ्रेटन कर रहे हैं सोशल डैश से, डेमोक्रेसी से एंड द रूल ऑफ लॉ इन यूरोप से। ठीक है, इसके ऑप्शंस पढ़ते हैं। कोहेशन, अनक्रिएटिव, फ्रैक्चरेबल, इराटिज्म एंड इनकैप्सुलेटेड। भाई इनकैप्सुलेट का मतलब होता है किसी चीज को कवर करना। तो क्या सोशली कवर करना चाहते हैं किसी चीज को? बिल्कुल भी नहीं, इसको हटाओ। इराटिज्म क्या होता है? इराटिक नेचर मतलब होता है जिसको आप समझ नहीं सकते। जैसे कुछ लोग होते हैं जो अभी हंस रहे होते हैं और एकदम से गुस्सा करने लग जाते हैं, या बातें कर रहे होते हैं एकदम से चुप कर जाते हैं, तो ये इराटिक नेचर होता है, मतलब समझ से थोड़ा परे। तो क्या हम यहाँ पे समझ से थोड़ी परे चीज की बात कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं, इराटिज्म हटा दो। फ्रैक्चरेबल का मतलब आपको पता ही होगा, और वो भी यहाँ पे सूट नहीं करता है, इसको भी हटा दो। अनक्रिएटिव, भाई सोशली हम ऐसा कोई भी काम करेंगे जो अनक्रिएटिव हो और वो हमें पॉपुलर कर दे, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, तो अनक्रिएटिव भी आंसर नहीं होगा। अब हमारे पास ऑप्शन 1, दैट इज कोहेशन। और कोहेशन का मतलब क्या होता है? कोहेशन मतलब जोड़ना। जैसे फेविकॉल क्या काम करती है? फेविकॉल इज एडेसिव और कोहेसिव, मतलब वो हमें जोड़ती है। वैसे ही अगर हम यहाँ पे फिट करें, दे आर नाउ थ्रेटनिंग विथ सोशल कोहेशन, मतलब सोशल एकजुट हो गए अगर लोग, तो वो डरा रहे हैं बाकी पार्टीज को कि आप अगर अनएम्प्लॉयमेंट खत्म नहीं कर सकते हैं तो हम सोशल कोहेशन लेके आएंगे, या डेमोक्रेसी और आपके रूल ऑफ लॉ की वजह से आपको पावर से बाहर कर देंगे। तो यहां हमारा सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन 1, दैट इज कोहेशन। और ये सेंटेंस क्या बनेगा? सोशल कोहेशन, डेमोक्रेसी एंड द रूल ऑफ लॉ इन यूरोप। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। According to Eurostat, the statistical arm of the European Commission, 10 million people across the EU's 28 member states were suffering from long-term unemployment in 2016. Of these, around 8 million are in the Eurozone and more than a quarter are 50 and above. मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यूरोस्टैट एक स्टैटिस्टिकल आर्म है यूरोपियन कमीशन की, उसने ये बताया है कि 10 मिलियन लोग अक्रॉस ईयू भाई सफर कर रहे हैं लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट से 2016 में, और इनमें से अराउंड 8 मिलियन लोग वो हैं जो 50 या 50 के ऊपर की एज के हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। फॉर यंग पीपल अ यूनिवर्सिटी एजुकेशन और डैश ट्रेनिंग कैन इंश्योर अगेंस्ट लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट एटलीस्ट व्हेन सफिशिएंट जॉब्स आर अवेलेबल। इसका मतलब क्या है कि भाई वो बोल रहा है कि यंग पीपल को ये थोड़ी सुविधा है कि अगर उनके पास कोई यूनिवर्सिटी की एजुकेशन हो या डैश ट्रेनिंग हो तो वो इंश्योर कर सकते हैं कि भाई उनको लॉन्ग टर्म में ना फंसे, एटलीस्ट व्हेन सफिशिएंट जॉब्स आर अवेलेबल। ठीक है, ऑप्शंस पढ़ो। डेक्रेपिट, वेरिएशन, कंडेंस, वोकेशनल एंड कंप्रेस। अब गाइस अगर आपने थोड़ा भी कभी इस टर्म को पढ़ा हो तो आपको पता होगा ट्रेनिंग कैसी होती है। भाई ट्रेनिंग होती है हमारी वोकेशनल ट्रेनिंग। वोकेशनल ट्रेनिंग क्या होती है? भाई वो ट्रेनिंग जिसके बाद आप एम्प्लॉयबल हो जाते हैं। जैसे आपने इंडिया में पढ़े होंगे, अभी इंडिया में चल रहे हैं आईटीआईज। अब ये किसके अंडर काम करते हैं? ये काम करते हैं अटल इनोवेशन मिशन के अंडर। इसमें क्या होता है भाई? इसमें कुछ लोगों को आईटीआईज में वोकेशनल ट्रेनिंग दी जा रही है जिससे वो कुछ ना कुछ सीखें और खुद आके सेल्फ एम्प्लॉयड हो सके। जैसे यहाँ पे लोगों को सिखाया जाता है कि आप इलेक्ट्रिशियन कैसे बन सकते हैं, या कारपेंटर कैसे बन सकते हैं, या अपना छोटा सा स्टार्टअप कैसे चालू कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स या सीएसआईटी में। तो ये सारी चीजें आपको सिखाई जाती हैं आईटीआई में, और इन ट्रेनिंग्स को बोला जाता है वोकेशनल ट्रेनिंग। वोकेशनल का मतलब क्या होता है?
वो चीज जो आपको एम्प्लॉयबल बना सके भाई, वो चीज जो आपको प्रोफेशनल बना सके। तो भाई इसका आंसर सीधा सीधा क्या हो गया भाई, इसका आंसर ऑप्शन एफ हो गया, वोकेशनल, ऑप्शन 4 वोकेशनल ट्रेनिंग। अब गाइस ये मैंने डायरेक्टली आंसर इसलिए मार्क करा है बिकॉज आप लोगों को ये चीजें या तो आपने कभी ना कभी सुनी होंगी, और अगर नहीं सुनी है तो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड पता होना चाहिए कि ट्रेनिंग अगर एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है तो उसको नाम वोकेशनल ट्रेनिंग ही दिया जाता है। ठीक है, आगे पढ़ो। बट फॉर पीपल हु आर 50 और ओल्डर द टर्मिनेशन ऑफ अ वर्क कॉन्ट्रैक्ट ऑल टू ऑफन लीड्स टू डैश जॉबलेसनेस। भाई इसका मतलब क्या है, बट फॉर पीपल हु आर 50 और ओल्डर, भाई 50 या उससे ज्यादा उम्र के जो लोग हैं, कि भाई अगर उनका वर्क कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट होता है तो वो डैश जॉबलेसनेस में चले जाते हैं। और अभी तक हम क्या बात कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म जॉबलेसनेस या लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट की। ऑप्शंस पढ़ लो, ब्रिटल, प्रोलॉन्ग्ड, अब्रिज, एब्स्ट्रैक्ट एंड रिकंसिलेशन। गाइस अभी तक हमने सारे पैराग्राफ्स में बस एक ही चीज पढ़ी है कि लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है या लॉन्ग टर्म जॉबलेसनेस बहुत ज्यादा है। तो यहां पे भी क्या आएगा, डैश जॉबलेसनेस, मतलब लॉन्ग टर्म का ही कोई ना कोई सिनोनिम जरूर होगा। लॉन्ग टर्म का सिनोनिम ढूंढो। रिकंसिलेशन हो सकता है, नहीं। एब्स्ट्रैक्ट हो सकता है, नहीं। एब्स्ट्रैक्ट मतलब कुछ भी, जैसे मॉडर्न आर्ट इज एब्स्ट्रैक्ट आर्ट। अब्रिज हो सकता है, अब्रिज मतलब किसी चीज में डिस्टेंस कम करना या ब्रिज बनाना। ठीक है, तो अब्रिज भी नहीं हो सकता। अब ब्रिटल मतलब होता है जैसे कोई चीज टूट जाती है, जैसे कांच की चीज हमारी ब्रिटल होती है, तो वो भी नहीं हो सकती। ऑप्शन 2 क्या है, प्रोलॉन्ग्ड। और प्रोलॉन्ग्ड का मतलब क्या होता है, बहुत लंबा चलना, बहुत लंबी अवधि के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हमारा सही बैटर है, प्रोलॉन्ग, बिकॉज ये हमारा लॉन्ग टर्म का सिनोनिम ही है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या फिट होगा, बट फॉर पीपल हु आर 50 और ओल्डर द टर्मिनेशन ऑफ अ वर्क कॉन्ट्रैक्ट ऑल टू ऑफन लीड्स टू डैश जॉबलेसनेस टू प्रोलॉन्ग्ड जॉबलेसनेस। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल अमंग अनएम्प्लॉयड यूरोपियंस 50 एंड ओवर 60.3% हैव बीन अनएम्प्लॉयड फॉर मोर देन अ ईयर, बट फॉर ऑल अनएम्प्लॉयड यूरोपियंस ऑफ वर्किंग एज दैट नंबर फॉल्स सिग्निफिकेंटली टू 46.6%। तो भाई इसका मतलब क्या है कि भाई अमंग अनएम्प्लॉयड यूरोपियंस जो 50 या 50 से ज्यादा एज के हैं, उनमें 60.3% ऐसे हैं जो एक साल से ज्यादा अनएम्प्लॉयड हो चुके हैं। वहीं जो वर्किंग एज के लोग हैं उनमें बस 46.6% लोग ही ऐसे हैं जो एक साल से ज्यादा अनएम्प्लॉयड हैं। मतलब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो 50 या 50 से ज्यादा एज वाले लोग हैं वो बहुत बैडली हिट होते हैं अनएम्प्लॉयमेंट से, और वो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लगातार अगर एक बार अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं तो बहुत लंबी अवधि के लिए लगातार अनएम्प्लॉयड ही रहते हैं, या उनको कोई और एम्प्लॉय ही नहीं करता। ठीक है, आगे पढ़ो। बिहाइंड दीज स्टैटिस्टिक्स आर इंडिविजुअल स्टोरीज ऑफ पर्सनल ट्रेजेडी, सेल्फ डाउट, डैश एंड लॉस्ट फेथ इन सोसाइटी। अब यहां पे कीवर्ड्स पकड़ो। बिहाइंड दीज स्टैटिस्टिक्स आर इंडिविजुअल स्टोरीज ऑफ पर्सनल ट्रेजेडी, सेल्फ डाउट, डैश एंड लॉस्ट फेथ इन सोसाइटी। भाई यहां चीजें समझने की कोशिश करो। भाई यहां पे बोल रहा है कि इन सारी चीजों के पीछे कुछ इंडिविजुअल स्टोरीज हैं जिनमें क्या कॉमन है, इन सब में कुछ पर्सनल ट्रेजेडीज हैं, कुछ सेल्फ डाउट्स हैं, कुछ लॉस्ट फेथ इन सोसाइटी है, और कुछ डैश है। इसका मतलब ये सारी चीजें आपकी कुछ नेगेटिविटी दिखा रही हैं जो आपकी सोसाइटी से आपको भरोसा उठ जाएगा, उन चीजों पे डायरेक्टली टारगेट कर रही हैं। ऑप्शंस पढ़ते हैं। आउटकम, डेस्पेयर, प्रून, वेरिएबल, पेयर। तो क्या इसका आंसर ऑप्शन 1 आउटकम हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं, हमें नेगेटिव सेंस वाली चीज पकड़नी है। क्या इसका आंसर पेयर हो सकता है? भाई पेयर का मतलब होता है किसी चीज की आउटर कवरिंग हटाना। जैसे अगर हम अपने नाखून काटते हैं, यहां से मांस हटाते हैं, तो आउटर कवरिंग हम हटा रहे हैं, तो इस चीज को कहते हैं पेयर। पेयर नहीं हो सकता। क्या वेरिएबल हो सकता है? वेरिएबल मतलब कुछ चीज अलग, वो नहीं हो सकता। क्या प्रून हो सकता है? अब क्या आपको प्रून का मतलब पता है? तो अगर मैं यहाँ पे आपको प्रून का मतलब दिखाऊं तो प्रून का मतलब होता है रिंकल्ड अपीयरेंस, मतलब कुछ थोड़ा बुढ़ापे से, या तो जब हमारी अंगूर से किशमिश बनती है तो उस चीज को हम बोलते हैं प्रून। ठीक है, तो प्रून भी नहीं हो सकता। आखिरी ऑप्शन क्या बचा? ऑप्शन 2 डेस्पेयर। अब डेस्पेयर हो सकता है। डेस्पेयर का मतलब क्या होता है? डेस्पेयर का मतलब होता है बहुत परेशान। डेस्पेयर का मतलब होता है बहुत नेगेटिव सेंस। तो यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन क्या बैठ रहा है? ऑप्शन 2 दैट इज डेस्पेयर। तो यहाँ पे हम क्या मार्क करेंगे? ऑप्शन 2 डेस्पेयर। ठीक है, आगे रीड करो। Consider the case of a 53-year-old chief IT officer with a doctorate who was laid off with a medium-sized Austrian company. भाई एक 53-year-old chief IT officer थे जिनके पास डॉक्टरेट की डिग्री थी, उनको एक मीडियम साइज ऑस्ट्रियन कंपनी से बाहर निकाल दिया गया। While unemployed, he sent out hundreds of job applications, but on the few dash when he called in for an interview, employers first told him that he was too expensive or overqualified. इसका मतलब क्या है? भाई एक बंदे हैं 53-year-old चीफ आईटी ऑफिसर जिनके पास डॉक्टरेट की डिग्री है, इनको एक मिड साइज ऑस्ट्रियन कंपनी से निकाल दिया गया। उसके बाद इन्होंने क्या करा?
भाई वाइल अनएम्प्लॉयड इन्होंने हंड्रेड्स ऑफ जॉब एप्लीकेशंस अप्लाई करे अलग अलग जगह, बट ऑन द फ्यू डैश व्हेन ही वाज कॉल्ड इन, भाई कुछ जगहों पे अगर इनको बुलाया भी गया तो वहां पे ये बोल दिया गया कि ये या तो टू एक्सपेंसिव है, मतलब ये या तो बहुत महंगे एम्प्लॉय बनेंगे या फिर ओवर क्वालिफाइड है उस पोस्ट के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन चूज करते हैं, समराइज, स्पोरेडिक, डिक्लेरेशन, ओकेजन, कांस्टेंट। समराइज मतलब किसी चीज को कम में बता देना, तो क्या यहाँ पे कुछ कम में बताया जा रहा है? भाई बिल्कुल भी नहीं। भाई यहाँ पे ऑप्शन क्या है भाई, बट ऑन अ फ्यू डैश, बट ऑन अ फ्यू इवेंट्स या फिर बट ऑन अ फ्यू ओकेजन्स, मतलब जब जब उन्हें कभी अगर बुलाया भी गया है तो उन्हें यह बोल दिया गया है कि वो ओवर क्वालिफाइड है या फिर ज्यादा एक्सपेंसिव है। तो इसमें ऑप्शन समराइज नहीं हो सकता। स्पोरेडिक मतलब बहुत ज्यादा एराटिक, जैसे हमने अभी बात करी थी, अनस्टेबल चीज, स्पोरेडिक भी नहीं हो सकता। डिक्लेरेशन भी नहीं हो सकता। ऑप्शन 4 ओकेजन हो सकता है, दैट बट ऑन अ फ्यू ओकेजन्स व्हेन ही वाज कॉल्ड इन। भाई अगर कुछ वो बहुत कम ओकेजन थे भी जब उन्हें बुलाया गया, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन 4 दैट इज ओकेजन। ठीक है, अब आखिरी लास्ट अपने ऑप्शन की बात करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन एज दो इलीगल इन ईयू दैट इज यूरोपियन यूनियन इज अ रूटीन डैश। भाई वो बोल रहे हैं कि डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन एज ये चीज इलीगल है ईयू में, यूरोपियन यूनियन में इलीगल है ये चीज, बट स्टिल ये एक रूटीन डैश है। रूटीन डैश है मतलब ऑप्शंस पढ़ो, कॉन्टिन्यूअल, अक्रेंस, कॉम्प्रोमाइज, आर्बिट्रेशन, अकोमोडेशन। भाई रूटीन अकोमोडेशन है, भाई किसी चीज को रोकना है हमको यहाँ पे, बिल्कुल नहीं। रूटीन आर्बिट्रेशन है, बिल्कुल भी नहीं। रूटीन कॉम्प्रोमाइज है, कॉम्प्रोमाइज का मतलब आप सबको पता होगा, कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। रूटीन अकरेंस है, भाई रूटीन अकरेंस का मतलब क्या ये चीज बार बार होती है। भाई डिस्क्रिमिनेशन ऑन एज बेसिस इज इलीगल इन यूरोपियन यूनियन, बट फिर भी ये रूटीन अकरेंस है। अकरेंस यहाँ पे सही लग रहा है कि नहीं? रूटीन अकरेंस है मतलब रूटीन में बार बार होती जा रही है। तो क्या मैं यहाँ पे आंख बंद करके ऑप्शन 2 मार्क कर सकता हूं? दैट इज रूटीन अकरेंस, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे आप ऑप्शन 2 मार्क करेंगे और जल्दी से मूव कर जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो गाइस यहाँ पे हमारे सारे के सारे 10 के 10 क्लोज टेस्ट के फिल इन द ब्लैंक्स खत्म हो गए हैं। अब आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूं एक होमवर्क सेट। अब जल्दी से इस स्क्रीन का एक स्क्रीनशॉट ले लो। मैं यहां से खुद को हटा देता हूं जिससे आपको ये स्क्रीन साफ साफ दिखती रहेगी। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, सारे के सारे ऑप्शंस दिखा देता हूं, उनका भी स्क्रीनशॉट लो और जल्दी से जाके सारे के सारे आंसर्स मार्क करके नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि इन सारे ऑप्शंस का सही आंसर क्या है। तो ये है ब्लैंक ए, ब्लैंक बी, ब्लैंक सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई एंड जे। सो गाइस आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोगों को आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है देन डू लाइक एंड शेयर द वीडियो। अगर इस चैनल पे नए हैं देन डू सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल एंड आल्सो हिट द बेल आइकन, जिससे आपको मिल सकेगा द अल्फा बैंकर का हर वीडियो सबसे पहले। सो गाइस सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। साइनिंग ऑफ, माय नेम इज चिराग चोपड़ा।